अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं राना शहीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम प्रेजेंटेशन स्किल्स के हवाले से और डिस्कस करेंगे एक अच्छी प्रेजेंटेशन जो है उसके क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं, हाउ कैन वी डिलीवर एन इफेक्टिव प्रेजेंटेशन। तो बिफोर टॉकिंग अबाउट द इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ वेरी गुड प्रेजेंटेशन, लेट्स टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन फर्स्ट ऑफ ऑल। तो प्रेजेंटेशन की 4 मेजर टाइप्स होती हैं। फर्स्ट टाइप को हम कहते हैं इम्प्रॉम्प्टू। अब इम्प्रॉम्प्टू प्रेजेंटेशन एक ऐसी प्रेजेंटेशन होती है जिसमें ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट आपको बोलना पड़ता है, विदाउट एनी प्रिपरेशन, विदाउट एनी रिहर्सल। यू आर आस्क्ड बाय योर टीचर और anyone else to come on the stage and talk about a particular idea। और आपको अगर टाइम भी नहीं होता, आपकी प्रिपरेशन भी नहीं होती, रिहर्सल भी उस तरह से आपने नहीं की होती, लेकिन आपको एक प्रेजेंटेशन डिलीवर करना पड़ती है। इसमें जो मेन चीज़ है वो आपका कॉन्फिडेंस होता है और आपकी प्रायर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द टॉपिक, जो आपके पास जो ओवरऑल आपने अपनी लाइफ में सीखा होता है उसके ऊपर आप यूज़ करते हैं, अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड को यूज़ करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो दैट इज़ ऑफ कोर्स योर कॉन्फिडेंस एंड हाउ यू हैंडल योर नर्वसनेस, और बाकी वही बात है जो आपका प्रायर नॉलेज होता है उस पर आप आके फिर जो भी टॉपिक होता है उस पर आप बात करते हैं। इसको हम कहते हैं इम्प्रॉम्प्टू प्रेजेंटेशन। सेकेंड टाइप ऑफ जो प्रेजेंटेशन होती है उसको हम कहते हैं मेमोराइजेशन। सेकेंड मेथड होता है प्रेजेंटेशन का, वो है मेमोराइजेशन मेथड। अब इसमें जैसे कि नाम से जाहिर हो रहा है, मेमोराइजेशन मेथड में हम क्या करते हैं, वी मेमोराइज अ प्रेजेंटेशन, वी मेमोराइज ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ आवर प्रेजेंटेशन एंड वी जस्ट डिलीवर इट। कहते हैं कि वी जस्ट वॉमिट इट आउट बिफोर द ऑडियंस। जो कुछ हमने याद किया होता है उसको बस ऑडियंस के आगे उंडेल के रख देते हैं। और इस टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन में जो सबसे बड़ा लकूना है, जो सबसे बड़ी वीकनेस है, सबसे बड़ा इशू इसमें ये होता है कि सिंस यू मेमोराइज ईच एंड एवरीथिंग, तो व्हाट हैपेंस इज दैट यू फॉरगेट वन थिंग एंड यू फॉरगेट एवरीथिंग। तो आपको थोड़ा सा मतलब ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा आप कभी भी अपनी प्रेजेंटेशन को मेमोराइज ना करें, लेकिन अगर आप टोटली डिपेंडेंट होंगे मेमोराइजेशन मेथड के ऊपर तो क्या होगा, आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ भूल जाएंगे और फिर वो मतलब you simply lose everything and you're simply at a sense of loss, और फिर definitely you leave a very bad impression। मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को देखा है, वो फिर कहते हैं सॉरी सर भूल गया हूँ या भूल गई हूँ। और ये when you come for a presentation आप एक्चुअली इस तरह से आते हैं कि आप एक टॉपिक है, एक इंफॉर्मेशन आपको जो आप लोगों से शेयर करने आ रहे हैं, तो वो तो जब आपने आना है तो आपकी इतनी तैयारी होनी चाहिए कि आपको कहीं से भी मतलब किसी जगह पे आप फंस ना सकें। कोई क्वेश्चन करता है या आप खुद बात करते करते अगर एक पॉइंट भूल भी गए तो आप दूसरा पॉइंट स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन जब मेमोराइजेशन मेथड पे आप फोकस करते हैं तो अनफॉर्चुनेटली आप ऐसा नहीं कर सकते। थर्ड जो मेथड है प्रेजेंटेशन के लिए वो होता है जी पेपर रीडिंग। अब पेपर रीडिंग भी नाम से जाहिर है कि इसमें क्या होता है, नॉर्मली अ पर्सन कम ऑन द डेज ओके एंड ही हैज पेपर्स इन फ्रंट ऑफ हिम। वो सारा का सारा एक एक चीज़ उसने लिखी होती है, एक लफ्ज़ लिखा होता है। बल्कि हमारे एक दोस्त कहा करते थे अपने टीचर के बारे में, कहते थे वो टीचर लेक्चर नहीं दिया करते थे, वो बस नोट्स पढ़ा करते थे। तो दोस्त कहा करते थे कि इन्होंने अपने नोट्स के ऊपर ही कहीं पे लिखा होता है कि यहाँ पे मैंने मुंह उठा के सर उठा के अपने स्टूडेंट्स को देखना और हल्की स्माइल भी पास करनी है। तो ये कुछ लोग इस तरह से बिल्कुल लकीर के फ़कीर बन के चलते हैं और पेपर रीडिंग करके एक एक चीज़ जो पढ़ के ऑडियंस से शेयर कर देते हैं। इसमें जो सबसे मतलब नेगेटिव बात है वो ये होती है कि व्हेन यू आर रीडिंग अ पेपर व्हाट हैपेंस इज यू कैन नॉट यूज योर बॉडी लैंग्वेज प्रॉपर्ली, यू कैन नॉट इंटरेक्ट विद योर ऑडियंस। आपका उनसे कनेक्शन जो है वो मिसिंग होता है, आप कनेक्ट नहीं कर पाते। पेपर रीडिंग को नॉर्मली प्रिफर किया जाता है व्हेन यू आर रीडिंग एन आर्टिकल और रिसर्च आर्टिकल। अब रिसर्च आर्टिकल की जो ऑडियंस होती है वो भी उनको पता होता है कि मतलब अब रिसर्च इज़ नॉट दैट इंटरेस्टिंग फॉर मैनी पीपल। और उसमें अब क्योंकि रिसर्च का जो एक आर्टिकल होता है उसमें एक एक लफ्ज़ को अपने बड़े प्रिसाइजली पढ़ना होता है, इसलिए। और वो एक थोड़ा सा फॉर्मल सी गैदरिंग होती है, आपके सामने पेपर होता है, आप उसको पढ़ देते हैं। उसमें भी कुछ लोग पेपर रीडिंग को अवॉइड करके कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन भी करते हैं। लेकिन नॉर्मली हम देखते हैं कि ऐसी कॉन्फ्रेंसेज में लोग पेपर रीडिंग करते हैं, या आप फॉर एग्जांपल कोई बहुत बड़े फोरम पे आप यूनाइटेड नेशंस में गए हैं, वहाँ पे आपको स्पीच डिलीवर करनी पड़ती है,
आपको पता है कि मीडिया के सामने अपने बात करनी, तो वहाँ पे आप जो एक एक लफ्ज़ बोलते हैं, आपके एक एक लफ्ज़ की इंपॉर्टेंस होती है, तो आप किसी भी कंट्रोवर्सी को अवॉइड करने के लिए पेपर रीडिंग को फॉलो करते हैं। चलते अपने सबसे इम्पॉर्टेंट प्रेजेंटेशन मेथड की तरफ, और उसको हम कहते हैं एक्सटेम्परेनियस मेथड। अब एक्सटेम्परेनियस मेथड में क्या होता है? इस मेथड में होता ये है कि आप अपनी रिहर्सल्स करते हैं, आप ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर आप अपनी प्रेजेंटेशन को डिलीवर करते हैं इन फ्रंट ऑफ योर ऑडियंस। और उसमें क्या होता है, आपने पहले प्रिपरेशन की होती है, आपने नोट्स इकट्ठे किए होते हैं, आप पॉइंट्स बनाते हैं, आप पावर पॉइंट का यूज़ कर सकते हैं, यू कैन यूज़ paper also, but on that paper you don't write each and everything, you just write important points and then you explain the points yourself. अब उसमें क्या होता है, points आपके पास होते हैं तो they keep you focused, you don't lose your direction, okay, don't go through that sense of loss. आप ऑडियंस से कनेक्ट भी करते हैं, आप उनके साथ प्रॉपर आई कांटेक्ट करते हैं, इंटरेक्शन आपका होता है ऑडियंस के साथ, एंड यू एक्सप्लेन द आइडियाज योरसेल्फ, आप उसमें थोड़ा इम्प्रोवाइज भी कर सकते हैं। तो एक्सटेम्परेनियस मेथड जो है दैट इज़ ऑल्सो इंटरेस्टिंग फॉर द ऑडियंस एज वेल। आप जस्ट इमेजिन करें कि आप आए जेस के ऊपर पोडियम पर आए और आप बस एक चीज़ को पढ़ते चले जा रहे हैं विदाउट हैविंग एनी आई कॉन्टेक्ट, पेपर रीडिंग कर रहे हैं, या मेमोराइजेशन मेथड में आप विदाउट एनी एक्सप्रेशन, विदाउट यूजिंग प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज आप लोगों से बात कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या इम्पैक्ट आएगा उस प्रेजेंटेशन का ऑडियंस के ऊपर? वो प्रेजेंटेशन ऑडियंस को इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आएगी। तो एक्सटेम्परेनियस मेथड होता है जिसमें यू कैन हैव पॉइंट्स इन फ्रंट ऑफ यू, आप पावर पॉइंट के ऊपर स्लाइड्स प्रिपेयर करते हैं और फिर आप उनको एक्सप्लेन करते हैं। तो एक्सटेम्परेनियस मेथड जो है दैट इज़ द मोस्ट रिकमेंडेड मेथड फॉर एन इफेक्टिव प्रेजेंटेशन। अब जब हम एक्सटेम्परेनियस मेथड की तरफ आते हैं तो इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं? एक्सटेम्परेनियस मेथड में सबसे पहले तो अगर आप आपकी इसकी डिवीजन करेंगे तो इसमें 3 मेजर पॉइंट्स होते हैं। वन इज़ इंट्रोडक्शन, ओके, नंबर 2 इज़ बॉडी एंड नंबर 3 इज़ कंक्लूजन। तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन की तरफ जब आते हैं तो यू गिव अ वेरी गुड इंट्रोडक्शन टू योर ऑडियंस। अब इंट्रोडक्शन के बारे में कहा जाता है जी वेल बिगन इज़ हाफ डन, इफ़ यू टेक अ गुड स्टार्ट योर हाफ ऑफ द जॉब इज़ ऑलमोस्ट ओवर। आधा काम तो आपका उसी वक्त कंप्लीट हो जाता है जब आप यू टेक अ गुड स्टार्ट। Your audience actually, they listen, they decide to listen to you very carefully if you take a very good start. अगर आपका start ही अच्छा नहीं होगा, अगर आपके opening sentences catchy नहीं होंगे, attractive नहीं होंगे, interesting नहीं होंगे, तो audience आपके साथ connect नहीं कर पाएगी। So take a very very good start whenever you deliver a presentation. Prepare a very good start. You can start with a very good quotation. You can start with a good incident. आप अच्छी कोई एक वाक्य, कोई कहानी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट व्हेनेवर यू डिलीवर अ प्रेजेंटेशन ट्राई टू मेक इट इंटरेस्टिंग फॉर योर ऑडियंस। तो ऑडियंस का इंटरेस्ट जो है वो आपको मेंटेन करना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ गुड प्रेजेंटर। अब जब आप व्हेन यू डिलीवर अ प्रेजेंटेशन यू मस्ट शो योर पैशन, okay, if you're not passionate about your presentation, if you yourself are not enjoying your presentation, how can you expect that the audience will enjoy your presentation? So that is another very important point about a presentation. आपको अपनी presentation को खुद enjoy करना है, you need to be passionate, you need to show some passion, और आपको audience के साथ connect भी करना है। और फिर आपको क्या करना है अपने introduction में और अपनी presentation में, आपको अपने introduction में और अपनी प्रेजेंटेशन में देखना है कि ऑडियंस की नीड्स क्या है, व्हाट आर दे एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू, आपसे क्या तवक्को कर रहे हैं, और फिर उस तवक्को के मुताबिक जो है आपने टेलर करना है, आपने एडजस्ट करना है अपनी प्रेजेंटेशन को। और इंट्रोडक्शन के हवाले से एक और इम्पॉर्टेंट बात है, कहते हैं कि ऑलवेज बिगिन विद द एंड इन योर माइंड। आपने जो इंट्रोडक्शन देना है, आप हैं तो बिगिनिंग में अपनी प्रेजेंटेशन, लेकिन एंड आपके जहन में होना चाहिए, क्योंकि आपका इंट्रोडक्शन जो है ना वो कहीं ना कहीं आपके एंड से रिलेटेड होता है। आपकी ऑडियंस को आपके इंट्रोडक्शन से पता लगना चाहिए कि आप बेसिकली क्या बात करना चाह रहे हैं, और आपका थॉट प्रोसेस क्या है, एंड व्हाट इज द मेन आइडिया दैट यू वांट टू डिस्कस विद देम। नेक्स्ट जो पार्ट है 3 पार्ट्स में से इंट्रोडक्शन के बाद, वो जी बॉडी। अब जब आप प्रेजेंटेशन की बॉडी की बात करते हैं तो नॉर्मली इन द बॉडी यू डिस्कस 4 to 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, डिपेंड्स अपॉन द टाइम दैट यू हैव, आपको कितना टाइम मिला गया, कितना टाइम दिया गया, उसके हिसाब से आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं उनको एक ऑर्गेनाइज्ड अंदाज में डिस्कस करते हैं। उसमें इंपॉर्टेंट बात क्या जी, कोहेरेंस होनी चाहिए, कोहेजन होनी चाहिए।
आइडियाज़ जो है दे मस्ट बी वेल कनेक्टेड। अगर आइडियाज़ वेल कनेक्टेड नहीं है तो फिर ऑडियंस विल नॉट टेक प्रॉपर इंटरेस्ट इन योर प्रेजेंटेशन। आपकी प्रेजेंटेशन को वो गौर से नहीं सुनेंगे एंड वंस दे लूज द थ्रेड, एक दफ़ा उनकी अटेंशन अगर आपने लूज कर दी तो इट विल बी वेरी वेरी हार्ड फॉर यू टू गेट बैक देयर अटेंशन। अच्छा, बॉडी में आप पॉइंट्स को ऑर्गेनाइज करेंगे तो आपने एक तो यू नीड टू बी, मैं अपने स्टूडेंट से कहता हूँ, यू नीड टू बी लॉजिकल एज वेल एज क्रोनोलॉजिकल। अब क्रोनोलॉजी क्या होती है? क्रोनोलॉजी होती है टाइमलाइन ऑफ द इवेंट्स, कैसे कैसे एक इवेंट बात, मतलब आप सिस्टमेटिक अंदाज में उसको लेके चलते हैं, क्रोनोलॉजी के हिसाब से, टाइमलाइन के हिसाब से लेके चलते हैं। ये अगर आप पहले एक बात करते हैं तो उससे यू जंप टू अनदर पॉइंट और फिर आप यू गेट बैक टू द फर्स्ट पॉइंट एंड देन यू जंप टू द सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। ये जो जंपिंग अराउंड है ये मतलब ऑडियंस के लिए बहुत ही बोरिंग भी होती है और इट्स रियली इरिटेटिंग फॉर देम बिकॉज दे आर अनएबल टू फॉलो आप कहना क्या चाह रहे हैं। तो क्रोनोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑफ कोर्स यू नीड टू बी लॉजिकल एज वेल एज क्रोनोलॉजिकल। और थ्रू योर प्रेजेंटेशन आपने बॉडी में क्या करना है, आपका फोकस होना चाहिए टू परसुएट, टू इन्फॉर्म एंड टू एंटरटेन। आपने इन्फॉर्म करना है अपने ऑडियंस को, जो भी इंफॉर्मेशन आप शेयर करना है यू नीड टू इन्फॉर्म देम एंड देन यू नीड टू बी वेरी परसुएसिव। एक अच्छा प्रेजेंटर सिर्फ इन्फॉर्म नहीं करता, वो अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपने वॉइस टोन से और अपनी इंफॉर्मेशन से ऑफ कोर्स ही ट्राइज टू कन्विंस द ऑडियंस दैट कि जो कुछ वो कह रहे हैं दैट मीन्स दैट हैज सम काइंड ऑफ वैल्यू, इट मीन यू नो इट इज समथिंग मीनिंगफुल। तो ये चीज़ आपको देखनी होगी, इन्फॉर्म, परसुएट और थर्ड पॉइंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एंटरटेन। अ गुड प्रेजेंटर इज लाइक एन एंटरटेनर। अब एंटरटेनर का मतलब ये नहीं कि आप, मैं ये नहीं कह रहा कि आप प्रेजेंटेशन के लिए आके ऊपर डांस करना शुरू करें स्टेज के ऊपर। अ गुड एंटरटेनर, अ गुड प्रेजेंटर इज ऑलवेज अ गुड एंटरटेनर। उसको ऑडियंस को एंगेज रखना है। फॉर एग्जाम्पल आप आधे घंटे की, 1 घंटे की प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और आपकी ऑडियंस कितना स्टेमिना होता है, कितना उनका मतलब अटेंशन स्पैन हो सकता है। नॉर्मली 6-7 मिनट से ज़्यादा नहीं होता लोगों का अटेंशन स्पैन। तो एक अच्छा जो प्रेजेंटर होता है उसका हाथ अपनी ऑडियंस के नब्स के ऊपर होता है। वो मतलब ही नीड टू टेक वेरी क्विक डिसीजंस। इसीलिए एक्सटेम्परेनियस मेथड जो है वो बड़ा यूजफुल होता है क्योंकि इसमें आपने क्विक डिसीजंस लेने होते हैं। आप बाजू में कुछ पॉइंट स्किप कर देते हैं, आपको लगता है कि यार ऑडियंस बोर हो रही है, आप बीच में कोई जोक शेयर कर देते हैं, आप कोई इंसिडेंट शेयर कर लेते हैं, आप कोई क्वेश्चन कर लेते हैं। यू नीड टू एंगेज योर ऑडियंस। ओके, आप जब तक इंटरेक्टिव नहीं होंगे आपकी ऑडियंस जो है वो आपके साथ कनेक्ट नहीं कर पाएगी। और फिर जब ऑडियंस अपना मतलब अपनी अटेंशन लूज कर रही होगी, उनके फेशियल एक्सप्रेशन जो ना, उनसे क्या होगा, आप खुद परेशान होना शुरू हो जाएंगे, आपकी नर्वसनेस बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि आपने एंटरटेन भी करना होता है। अब आते हैं कंक्लूजन की तरफ। जब आपने बॉडी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया तो ऑफ कोर्स जैसे हमने कहा जी वेल बिगन इज हाफ डन, वैसे ही कहते हैं कि ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। ऐसे ही मतलब दैट्स अनदर इंपॉर्टेंट प्रोवर्ब, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। अगर अंत, जैसे उर्दू में कहते हैं, हिंदी में गलत, अंत भला सो भला, एंड अच्छा तो सब कुछ अच्छा हो गया। सो ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। अब आपको अपना कंक्लूजन बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अपने कंक्लूजन में यू नीड टू सम अप द होल डिस्कशन और आपको एक अच्छा सा कंक्लूजन जो है वो ऑडियंस को देना चाहिए सो दैट they should be able to understand what actually you wanted to say. Okay, and at the end of your presentation your audience must be satisfied. They must know that okay fine, this is what we came for and that is what we have got, so they must be satisfied. उनको एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन उनके अंदर होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो इसका मतलब है कि आपको अच्छे प्रेजेंटर नहीं है। अच्छा कंक्लूजन आपने देना है और अच्छा कंक्लूजन समटाइम्स किसी टॉपिक का कंक्लूजन ये भी होता है कि इसका कोई कंक्लूजन ही नहीं है, एक ओपन एंडेड कंक्लूजन होता है, लेकिन वो भी आपको बहरहाल बताना पड़ेगा अपनी ऑडियंस को। अब आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ एक प्रेजेंटेशन के, और वो है जी हाउ टू ओवरकम नर्वसनेस। अक्सर बच्चों को मैंने देखा है, लोगों को देखा है कि बिफोर अ प्रेजेंटेशन दे आर वेरी नर्वस, हाथ भी कांप रहे होते हैं, टांगें भी हल्की सी शेकी होती हैं, बार बार हल्क खुश्क हो रहा होता है, बड़े ये पसीना आ रहा होता है। तो एक बात मैं बताऊंगा, मैं अपने स्टूडेंट से भी कहता हूँ, आपको भी बताऊंगा कि नर्वसनेस जो है दैट इज क्वाइट नेचुरल। इफ बिफोर अ चैलेंज, प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो इट्स काइंड ऑफ अ चैलेंज,
आपको ऑडियंस को फेस करना पड़ रहा है, 100-200 लोग आपको सुनने के लिए आए हुए हैं, तो नर्वसनेस होती है। अगर आपको नर्वसनेस हो रही है, यू गॉट बटरफ्लाइज इन योर स्टमक, अगर ऐसा है तो इट्स क्वाइट नेचुरल। इसका मतलब ये नहीं कि आप आपके हाथ पाँव फूल गए अब आप स्टेज पे मत जाएं। हर बंदा, बड़े से बड़ा प्रेजेंटर भी जो होता है, बड़े से बड़ा रॉक स्टार भी स्टेज पे जाने से कहीं ना कहीं थोड़ी सी नर्वसनेस उसको होती है। अब कॉन्फिडेंट लोग क्या करते हैं, कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं कि आपके अंदर नर्वसनेस होती ही नहीं है। कॉन्फिडेंट लोग ये करते हैं कि उस नर्वसनेस को हाइड करते हैं, कंसील करते हैं, उसको ओवरकम करते हैं, उस नर्वसनेस को अपने आप को ओवर पावर नहीं करने देते, डोमिनेट नहीं करने देते। यही काम आपको भी करना है। अब वो नर्वसनेस दूर कैसे होगी? पहली बात तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू मस्ट रिहर्स योर प्रेजेंटेशन। आपकी रिहर्सल्स होने चाहिए, आपने प्रॉपर इंफॉर्मेशन जो है वो गैदर की हो अपने टॉपिक के ऊपर। जब तक आपके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन ही नहीं है और आप आ गए ऑडियंस के सामने, तो आप घबराए तो होंगे, फिर तो नर्वसनेस होगी। आपका होमवर्क ही कंप्लीट नहीं है, आपने काम ही मुकम्मल नहीं किया, तो फिर तो आप नर्वसनेस होंगे एंड यू डिजर्व इट। तो पहली बात तो ये कि मेहनत करें, टॉपिक के ऊपर प्रॉपर रिसर्च करें एंड गैदर द मटेरियल फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, फॉर्मल सोर्सेज, इनफॉर्मल सोर्सेज, लाइब्रेरीज, इंटरनेट, बुक्स, जहाँ जहाँ से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है लीजिए उसे। तो जितना नॉलेज आपका बढ़ेगा आपकी नर्वसनेस उतनी कम हो जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, स्माइल। स्माइल जो इट कॉस्ट नथिंग। कम बहुत पैड़ी बुथी बना के आ जाना स्टेज के ऊपर। और कुछ लोगों को मैंने देखा, पता नहीं क्या उनके जहन में, मैं तो खप नहीं कहूँगा कि वो समझते हैं कि एक प्रेजेंटर जो है उसको बड़ा सख्त सा फेस बना के, सड़ी हुई बुथी बना के आके जो है ना वहाँ से इंटरेक्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं होता, ठीक है? आपको मतलब आप एक प्रेजेंटर हैं, आप कोई मॉन्स्टर नहीं है। सो ट्राई टू बी अ प्रेजेंटर, नॉट अ मॉन्स्टर। स्माइल दें, ऑडियंस से इंटरेक्ट करें और मूव अराउंड। इवन इफ यू आर ऑन द स्टेज, आप एक प्लेटफॉर्म आपको मिला हुआ, ट्राई टू मूव अराउंड, इंटरेक्ट विद द ऑडियंस, किसी से क्वेश्चंस करें, हैव अ वेरी गुड आई कांटेक्ट विद द ऑडियंस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको आई कांटेक्ट करना है। और अगर आप घबराते हैं लोगों की आंखों में देखने से, तो इसकी बड़ी सिंपल सी टिप है, लुक एट द फोरहेड ऑफ द पीपल। लोगों के माथे के ऊपर देखें। किसी को क्या पता है, जो ऑडियंस इतनी बैठी हुई है, 200-400 लोग बैठे, उन्हें क्या पता कि आप किसी के आप आंखों में देख रहे हैं कि माथे पे देख रहे हैं। अब एक बैड प्रेजेंटर क्या करता है, वो आके वो फ्लोर की तरफ देखना शुरू कर देता है, वो सीलिंग की तरफ देखना शुरू कर, दीवारों की तरफ देखना शुरू करता है। ये चीज़ें आपने नहीं करनी। ये शो करता है कि आप नर्वस हैं, तो वो नर्वसनेस आपने अपनी शो नहीं करनी। अब उसके लिए आपको करना, यू नीड टू बी वेरी पॉजिटिव। आपका पॉजिटिव एक फ्रेम ऑफ माइंड होना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। और वो पॉजिटिव एटीट्यूड तब आएगा, एक तो थोड़ा आप कॉन्फिडेंट होंगे, तब आएगा। आपने नर्वसनेस को ओवर पावर नहीं करने देना अपने आप को। और सबसे बड़ी बात है, आपकी प्रेपरेशन अच्छी होगी। तो पॉजिटिव एटीट्यूड इंपॉर्टेंट है। और फिर जैसे मैंने कहा कि रिहर्सल्स इंपॉर्टेंट, इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि फोकस ऑन द ऑडियंस एंड योर प्रेजेंटेशन, नॉट ऑन योरसेल्फ। मैं कैसा लग रहा हूँ, या ख़वातीन मैं कैसी लग रही हूँ, मेरे कपड़े कैसे हैं, ये कपड़े, मेरी लिपस्टिक कैसी, ये चीज़ें सारी आपने, मेरे कपड़े कैसे लग रहे हैं, मेरा हेयर स्टाइल कैसा है, मेरी मेकअप कैसा हुआ, ये सारी चीज़ें आपने पहले करके कंप्लीट होमवर्क करने के बाद आपने स्टेज पे आना है। वंस यू आर ऑन द स्टेज, यू डोंट हैव एनी टाइम फॉर थिंकिंग अबाउट दीज थिंग्स। इवन यू नीड टू फोकस ऑन द टॉपिक, ऑन योर सब्जेक्ट। तो ये इंपॉर्टेंट इसमें होता है। और एक इंपॉर्टेंट बात है जी, कीप गोइंग। अब कीप गोइंग का मतलब ये, कुछ बच्चों को, मैंने बहुत से बच्चों को देखा है, बेचारे एक पॉइंट भूलते हैं, घबराते हैं, पसीना आता है, सॉरी सर ऐसा कहते हैं। ऐसा नहीं है, आप एक पॉइंट भूल गए, कोई बात नहीं, आपके पास 10 पॉइंट्स हैं, 5 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट को भूल के दूसरे पे चले जाएं एंड गो सो स्मार्टली कि किसी को पता भी ना चले। ओके, और इतने में आपको आपका पुराना पॉइंट जो वो भी जहन में कहीं ना कहीं आ जाएगा आपको। और नर्वसनेस को कंट्रोल करने का एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि आपको पहले 4, 5, 6 सेंटेंसेस बड़े अच्छे पक्के याद हों, उसके आपने पक्की रिहर्सल की। क्योंकि आप जब स्टेज पे आते हैं ना, आप घबराए होते हैं। तो जब आप स्टेज पे आते हैं, आप पहले ही घबराए होते हैं। अब अगर आपका पहला सेंटेंस ही उस पर आप अटक जाएंगे, तो आपकी नर्वसनेस और बढ़ जाएगी, हल खुश्क हो जाएगा, आंखें बाहर आ जाएंगी। तो उसकी, जब अपने पहला सेंटेंस आप बोलते हैं, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है। आप दूसरा सेंटेंस सही बोल जाते हैं, थोड़ा और कॉन्फिडेंस, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, तो आपकी वो नर्वसनेस जो है वो नीचे आ जाती है एंड यू स्टार्ट फीलिंग रिलैक्स्ड। ओके, एक और गलती जो स्टूडेंट्स करते होते हैं अमूमन, दे कम ऑन द स्टेज एंड दे स्ट्रेट अवे स्टार्ट स्पीकिंग। जब भी आपने स्टेज पे आना है, आपने थोड़ा सा टाइम लेना है, ब्रीथ नॉर्मली,
दो तीन डीप ब्रेथ्स लें, क्योंकि जब तक दो तीन डीप ब्रेथ्स आप नहीं लेंगे आप यू वोंट बी एबल टू ब्रीद नॉर्मली। जब तक आप नॉर्मल ब्रीथ नहीं करेंगे, नॉर्मली ब्रीथ नहीं करेंगे, यू वोंट बी एबल टू एक्सप्रेस योरसेल्फ प्रॉपर्ली। इसी एग्जांपल मैं स्टूडेंट्स को देता हूँ कि आप दौड़ते हुए आते हो ना, आपको सांस चढ़ा होता है, तो आप एक नॉर्मल बात भी सही तरह से नहीं कर सकते। हाँ, सर वो मैं तो आपको सांस जब फूली हो तो सही तरह से सर वो सर वो मैं ये कहना ऐसे यू वोंट बी एबल टू स्पीक प्रॉपर्ली। तो ब्रीथ नॉर्मली, उसके लिए क्या करना, स्टेज पे है, टेक 2 or 3 डीप ब्रेथ्स, सर्वे द रूम एंड पास अ स्माइल विद समवन इन द ऑडियंस। कोई ना कोई तो आपका दोस्त, कोई जानने वाला बैठा होगा, उसको देख के थोड़ी स्माइल दें। माइक है तो हल्का सा माइक को एडजस्ट करें। इतने में चंद सेकंड जो आपने गुजारे, 2-4 सेकंड जो होते हैं ना, उसमें आपकी ब्रीदिंग थोड़ी सी नॉर्मल होती है। उसके बाद अल्लाह का नाम लेके स्टार्ट करें और फिर जो मैंने पॉइंट्स आपको बताए उन पॉइंट्स पे फोकस करते हुए अपनी प्रेजेंटेशन दें। यहीं पे स्टॉप करते हैं, अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।